मित्रों, हिमाचल प्रदेश में लगभग 2 महीने से त्रासदी का एक दौर जो चल रहा है, उसमें विपक्ष की ओर से सरकार को और समाज को जो सहयोग देने की बात थी, उसमें हमने पूरी जिम्मेवारी के साथ काम करने की कोशिश की है। मैं ये मानता हूं कि ये त्रासदी बहुत बड़ी त्रासदी रही और हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से जान और माल को जो क्षति हुई है वो अप्रत्याशित है, इसमें दो राय नहीं है। मैं केंद्र सरकार का एक बार फिर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इस संकट के क्षण में लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, राहत लोगों तक पहुंचाने के लिए जो मदद मिली है वो भी अप्रत्याशित है। हाँ, हम इस बात से सहमत है कि नुकसान बहुत ज्यादा है, और स्वाभाविक रूप से जब नुकसान ज्यादा है तो इसकी भरपाई करने का साझा जिम्मा जो है केंद्र और प्रदेश सरकार का जो बनता है। केंद्र अपना दायित्व का निर्वहन पूरी जिम्मेवारी के साथ कर रहा है और उसके बाद बड़ी जिम्मेवारी अगर किसी के ऊपर है तो वो प्रदेश सरकार के ऊपर है। हिमाचल प्रदेश में जो केंद्र से सहयोग मिला है उसके संदर्भ में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार की ओर से जिस प्रकार से नुकसान का प्रस्तुतिकरण केंद्र के समक्ष किया गया, उसके अनुरूप केंद्र ने जो सहयोग दिया जा सकता था आर्थिक रूप से, वो करने की कोशिश की है। हालांकि अभी तक जो केंद्र की टीम हिमाचल प्रदेश में नुकसान का जायजा लेने के लिए, आकलन करने के लिए जो आई थी, उसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। मैं व्यक्तिगत रूप से अभी हाल ही में फिर से गृह मंत्री जी से मिला था कि नुकसान की भरपाई करने के लिए पूरी प्रदेश की जनता केंद्र से ही उम्मीद लगाए बैठी है और इसलिए केंद्र की ओर से और सहयोग मिले, इस बात के लिए मैंने विनम्र निवेदन किया है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज मैंने व्यक्तिगत रूप से पत्र भी लिखा है गृह मंत्री जी को, जहां मैंने जान माल की जो क्षति हुई है उसकी भी जानकारी दी है। इसके अतिरिक्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ है, टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, एप्पल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा, हमारे बागवानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उसका भी जिक्र करते हुए मैंने व्यक्तिगत रूप से विपक्ष के नेता होने के नाते और जनप्रतिनिधि होने के नाते केंद्र और मदद उसमें हिमाचल प्रदेश को दे, इस बात के लिए भी निवेदन किया है। मित्रों, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का अब 9 महीने का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और स्वाभाविक रूप से जब 9 महीने का कार्यकाल पूरा हो रहा है तो डिलीवरी एक्सपेक्टेड है, लेकिन हम इस बात को देख रहे हैं कि बहुत सारा वक्त इन्होंने
इस बात पर जाया कर दिया, जाया ही कहूंगा मैं उचित शब्द, जहां पूर्व सरकार को दोष देने के लिए हमने कि ऋण ले लिया। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इस बात का जिक्र करते रहे। पूर्व सरकार ने ऋण बहुत ज्यादा ले लिया और वो गीत लगभग इनका जो है 3 महीने 4 महीने तो वही चलता रहा। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। सुख की सरकार ये भी नाम दिया जा रहा है। लेकिन इस त्रासदी के दौरान सारी चीजों को लेकर के जब ये दौर शुरू हुआ कि लोगों का ध्यान सरकार के कामकाज पर ना जाए, लोगों का ध्यान अब इन चीजों के, अब हमने बहुत ज्यादा बोल दिया, बोलते हैं कि भाई खजाना खाली है, अब उसके बाद आपदा पर बोल रहे हैं और बार बार हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं कि आपदा का समय है, राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम भी इस बात से सहमत हैं और मैं ये बात बड़ा स्पष्ट कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में हम सत्ता में नहीं है, विपक्ष में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम जनप्रतिनिधि हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर में मात्र 37,000 वोट का डिफरेंस है, 0.9 का डिफरेंस है। जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व तो सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं करता है, जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व जो है विपक्ष भी करता है। इस बात को लोकतंत्र में उनको समझना होगा। और मित्रों, जो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, ये 9 महीने का जो कार्यकाल जो कांग्रेस पार्टी का पूरा सत्ता में रहते हुए पूरा हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, अभी त्रासदी का दौर चला है, तो त्रासदी के दौर में भी संस्थानों को बंद करने का काम चला हुआ है। लगभग 1000 से ज्यादा संस्थान हिमाचल प्रदेश में अभी तक बंद कर दिए गए। और एक पता नहीं, मुझे मालूम नहीं है, एक जिसको जुनून सवार हुआ पड़ा है हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी को, जब कोई चीज को रूटीन में जो चली होती है उसकी खबर नहीं बनती है, उस चली हुई चीज को बंद करना, उसको रोकना तो खबर बनती है। तो इसलिए ये काम उन्होंने लगातार 9 महीने के इस कार्यकाल में किया। अभी हाल ही में कुछ स्कूल और बंद किए हैं और अभी हाल ही में मंडी के जो हमारे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जो हिमाचल प्रदेश में जो दूसरी यूनिवर्सिटी हमने खोली थी, और उस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 137 कॉलेजेस आते थे, 5 डिस्ट्रिक्ट उसमें आते थे और 165 कॉलेज शिमला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। अब मुझे मालूम नहीं हासिल क्या होगा उसमें से भी क्या किया कि उस यूनिवर्सिटी का कद छोटा करने के लिए कॉलेज की स्थिति में उसको ला करके खड़ा कर दिया, जहां 137 कॉलेजेस उसके अंतर्गत आते थे और जिसमें से कुछ उन्हें डिनोटिफाई किए, लेकिन एक्टिवली जो 128 कॉलेजेस उसमें जो है प्रेजेंट भी थे, उसमें से सारे कॉलेज अब शिमला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत किए। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं बात ये कह रहा हूं कि जब एक सहमति के तौर पर और व्यवहारिक रूप से सारी चीजों का आकलन करने के बाद जो है वो तय किया गया था कि कौन कौन डिस्ट्रिक्ट जो है शिमला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत होना चाहिए, कौन डिस्ट्रिक्ट मंडी के अंतर्गत होना चाहिए, कौन कॉलेज कहाँ होना चाहिए, इस बात को लेकर के तय किया था। अब मंडी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो है मात्र 46 कॉलेजेस लगे और इस सोच को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपदा का दौर चल रहा है, लेकिन अपने दफ्तर में
प्रिंसिपल एडवाइजर की पोस्टों को क्रिएट किया जा रहा है। आपदा का दौर चला है, लंबी एडवाइजर की और ओएसडी की जो सेना जो बनी है वो उसमें और विस्तार किया जा रहा है। इसलिए ये समझ में नहीं आती है दो चीजें जिस प्रकार से वो बातें कह रहे हैं कुछ और कर कुछ रहे हैं। इस बात को लेकर के मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं। आज मैं इस बात को मैं देख रहा था, यहां आने से पहले अचानक मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ जो सोशल मीडिया में वायरल हुआ पड़ा है। वो उनके ही बड़े सीनियर एमएलए हैं, विधायक हैं। मैं उनका जिक्र करने की आवश्यकता महसूस नहीं कि उसमें कंटेंट है। राजेंद्र राणा जी का पत्र है जो सोशल मीडिया में आज छपा है, ने डाला है। उनने मुख्यमंत्री से आग्रह किए हैं, अगर हमारे कहने पर आपको लग रहा है कि विपक्ष को नहीं बोलना चाहिए, आपदा में नहीं बोलना चाहिए, हमने कहा नहीं बोलना चाहिए। हमने सब्र किया और 2 महीना तक हम नहीं बोले हैं, लेकिन आखिरकार आपदा के नाम पर हमको कब तक बंद करेंगे? आपके ही विधायक जो हम कांग्रेस पार्टी के शायद वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट है एट प्रेजेंट, कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं। उन्होंने कहा कि हमने कुछ वादे किए हैं सत्ता में आने से पहले, उन वादों का क्या हुआ? हमने विपक्ष में रहते हुए विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर जिन मुद्दों को उठाया कि जो रिजल्ट जो है अवेटेड थे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के अंतर्गत उनका परिणाम निकाला जाए। 9 महीने का कार्यकाल बीत गया, लेकिन उसके बावजूद अभी तक भी वो दर भटक रहे हैं बच्चे। इस बात को लेकर के उन्होंने कहा कि उनका परिणाम निकाला जाए। कोविड के दौरान जो बच्चे आउटसोर्स पे लगाए थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी को संकट में डाल करके काम किया, उनको घर भेज दिया गया, उनको निकाल दिया गया, उनकी सैलरी नहीं मिल रही है। इस पर उन्होंने प्रकाश डाला है। और सैकड़ों करोड़ रुपए का उसमें जो स्कैम है, उस स्कैम के अंतर्गत वो जो है, जो आरोपी वो जेल की सलाखों के पीछे रहे। उस वक्त बहुत शोर डालते थे विपक्ष में रहते हुए, और आज इन्वेस्टिगेशन एक स्टेज तक पहुंची है, लेकिन उसके बावजूद उससे यहां पर जो करुणामूलक पर उनके साथ हमने वादा किया था, वो वादा भी पूरा नहीं हुआ। बहुत सारी चीजों का जिक्र किया है। आपके पास वो पत्र मुझे लगता है सोशल मीडिया में उपलब्ध होगा, उस बात को आप उस तरह से देख सकते हैं। मित्रों, हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान जो परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश में इस काट के दौरान अधिकांश जगह मैं जा पाया हूं, कुछ जगह जाना नहीं हो पाया है, वहां भी जाने की कोशिश करूंगा। चंबा और कांगड़ा जिला के अंतर्गत कुछ स्थानों पर जाने का हमारा निर्णय है, वहां जाएंगे। लेकिन हिमाचल में इस बात को मैंने जरूर कि जो त्रासदी के कारण जो क्षति हुई है, लोगों के घरों जो नुकसान हुआ है, आज हिमाचल प्रदेश में हजारों की संख्या में लोग ऐसे हैं जो बिना घर के हो गए। और इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिमाचल पूरे देश भर में एक ऐसा राज्य था जहां कोई भी आदमी ऐसा नहीं था जिसका अपना घर नहीं था। आज हजारों की संख्या में इस त्रासदी के बाद लोग ऐसे हो गए हैं जो बेघर हो गए हैं, जिनके पास अपना घर ही नहीं है, जिनकी जमीन थी वो जमीन चले गई। और इसके लिए मैं मांग करूंगा, सरकार से मैं आग्रह करूंगा, जिनका घर चला गया तुरंत उनके लिए घर रहने के लिए बने, इस बात को सुनिश्चित करें और उनको जो राहत देनी है उस दृष्टि से उसका मदद का रास्ता निकालें, क्योंकि ये सामान्य परिस्थिति नहीं है, अलग तरह की परिस्थिति है। और जिनके घर के साथ जमीन भी चले गई, मेरा ये कहना है कि उनके लिए घर के साथ साथ में जमीन भी, क्योंकि आय का और परिवार के पालन पोषण का वही एकमात्र जरिया था उनका, उसमें मदद करें, जमीन उपलब्ध कराए सरकार।
ये सरकार का जिम्मा है, सरकार का दायित्व है। और सारी बातों को लेकर के जिस प्रकार से प्रदेश सरकार सारा ठीकरा केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ने की कोशिश कर रही है, वो उचित नहीं है। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, एक नैतिक जिम्मेवारी उनकी है और उस नैतिक जिम्मेवारी को निभाने के लिए वो काम करे, ना कि दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ने का काम करे। अभी तक जो केंद्र सरकार से जो मदद मिली है हिमाचल प्रदेश में, उस मदद का वितरण लोगों तक ठीक प्रकार से हो, ये बहुत आवश्यक है। लेकिन एक जगह नहीं, अनेकों जगह इस प्रकार के उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं, जहां इस बात को देखा जा रहा है कि जो पात्र व्यक्ति है उसे कम मिल रहा है, जो पात्र नहीं है उसे अलग तरह से मदद करने की कोशिशें की जा रही हैं। और मैं समझता हूं कि ये ऐसा पाप होगा जिस पाप से कोई भी जिंदगी भर कितने भी तीर्थ स्थलों पर जाकर के उसकी वो जो उस पाप की उसकी तृप्ति नहीं कर पाएंगे, उससे वो निजात नहीं पा पाएंगे। बहुत बड़ा पाप है ये। विचित्र परिस्थिति है। मैं गया था, अपने क्षेत्र में गया था और वहां सड़कें बंद पड़ी हैं। हमको लोग मिलने आए, कई किलोमीटर से चल करके पैदल की सड़क सेब की फसल निकाल के रखी है, 15 दिन से उतार के रखी है, लेकिन ले जाने का कोई रास्ता नहीं है। हमने अपने लोगों को कहा कि मदद करो सब लोग। हमारे लोगों ने जेसीबी जिन के पास थी उनने जेसीबी लगाई, तो आदेश हुए यहां से कि एक भी जेसीबी नहीं लगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। अरे वो तो बिना पैसे के कर रहे थे। अधिकारियों को आदेश दिया कि बिल्कुल नहीं करना है। ये बहुत विचित्र परिस्थिति है। आज हिमाचल प्रदेश में मैं पिछले 26 सालों से विधानसभा के अंदर सदस्य होने के नाते मैं इस तरह का दृश्य में पहली बार देख रहा हूं। सेब की फसल वाले सेब जो है वो नाले में फेंक रहे हैं, टमाटर की फसल वाले टमाटर नाले में फेंक रहे हैं, मटर की फसल वाले मटर नाले में फेंक रहे हैं। और हमारे एक नौजवान मंत्री हैं, वो बहुत बोलते थे सड़कों के बारे में। मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं इतना कहना चाह रहा हूं हिमाचल प्रदेश में सड़कें अगर 5 साल में सबसे ज्यादा बनी थी, वो रिकॉर्ड था 2700 किलोमीटर का। और हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 4700 किलोमीटर सड़क बनाई है हिमाचल प्रदेश में 5 सालों में। रिकॉर्ड है वो, और जिस रिकॉर्ड को वो छू भी नहीं सकते। आज सड़कें नहीं बना सकते, कम से कम जो बनी हुई सड़कें उस पर मलबा पड़ा है, उस मलबे को तो हटाएं। ये सोशल मीडिया पर फेसबुक पे आकर के पहले कहते थे कि मैं जिसकी भी कोई शिकायत है मुझे भेजी जाए। अब सरकार बनने के बाद मालूम पड़ा, फिर कह दिया एक दिन डाल करके उन्होंने कि मैं डाके नहीं। तो ऐसी चीजों को लेकर के बहुत विचित्र मंत्रियों, और इसमें तालमेल ही नहीं। मुख्यमंत्री कोई और आंकड़ा बोलते हैं, नुकसान का इतना आंकड़ा हुआ, मंत्री कुछ और बोलते हैं, तीसरा मंत्री कुछ और बोलता है, चौथा मंत्री और बोलता है। ऐसी विचित्र परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में आज कांग्रेस पार्टी की सरकार की 9 महीने के कार्यकाल में जो काम करने के तौर तरीके व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर हम देख रहे हैं। मित्रों, हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी कांग्रेस पार्टी की। 2 बार इन्होंने वैट में इंक्रीज करके लगभग 7 रुपए का इंक्रीज किया उनने डीजल की कीमतों पर। व्यवस्था परिवर्तन की बातें कह रहे हैं, और जबकि पिछले 1 साल से ज्यादा समय से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं। इस बात को उनको समझना होगा। और डीजल पर कीमत बढ़ाने का मतलब, सीधा मतलब उसका कि गरीब आदमी के ऊपर आप बोझ डाल रहे हैं, गरीब आदमी को आप तकलीफ में डाल रहे हैं, क्योंकि सारी चीजें महंगी होगी ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन का दौर है, और ऐसे व्यवस्था परिवर्तन के दौर में
ये दौर चल रहा है, लोगों के ऊपर बोझ डाला जा रहा है। अभी हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि सभी गैस के सिलेंडर पर 200 रुपए की कटौती करके एक बहुत बड़ी राहत दी है। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर पूरे देश की महिलाओं का जिनकी आबादी अब कुल आबादी का आधा हिस्सा है, और महिलाओं का पूरे देश के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। इस दृष्टि से निर्णय किया। और उसी तरह से मैं कहना चाहूंगा कि एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि 75 लाख और गैस के उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो है वो कनेक्शन देने का भी निर्णय किया। और कुल मिलाकर के पूरे देश भर में लगभग 33 करोड़ गैस के कनेक्शन हो जाएंगे इन सबको मिलाकर के। और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अगर हम देखें तो उसमें आप देखेंगे कि लगभग 9 करोड़ 60 लाख जो है वो कनेक्शन सिर्फ हमारे उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पूरे देश के अंदर होंगे। एक बहुत बड़ी राहत उस दृष्टि से समाज को दी गई है। तो ये सारी चीजों को लेकर के हम कहें कि केंद्र उसके बावजूद भी सारे संकट की घड़ी में मदद करने की कोशिश कर रही है। और ऐसे निर्णय में मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को भी कुछ निर्णय लेने चाहिए। मुझे होटलर एसोसिएशन के लोग मिले, उन्होंने कहा कि कोविड के संकट के दौरान आपने बिजली के और जो इसके चार्जेस में जो राहत हमको दी थी, आज की तारीख में पिछले 2 महीने से पूरी होटल इंडस्ट्री बंद पड़ी है, तो हमें वो राहत देनी चाहिए। और मेरा मानना है कि प्रदेश सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि होटल इंडस्ट्री पूरी तरह से, टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी तरह से तबाह हो गई है। और राहत देने के लिए होटल इंडस्ट्री को थोड़ा बल मिले, ताकत मिले, उस दृष्टि से ये भी बहुत आवश्यक है कि उनका कम से कम जो बिजली का किराया है, पानी का किराया है, उसमें राहत दें। इसकी भी मांग करता हूं। कोविड का जब दौर था तो हर दूसरे दिन, तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी की हुआ करती थी। और कोविड एक ऐसा विषय था जो वैश्विक था, पूरे विश्व में कोविड फैला हुआ था। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के नेता यही कहते थे, मेरे पास एक नहीं अनेकों प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो क्लिप्स उनकी है, ऑडियो क्लिप्स उनकी है, जिस पर उन्होंने बोला है, रिकॉर्ड पे बोला है कि हिमाचल प्रदेश में महिलाएं रो रो करके बोल रही थी, हम 15 दिन से कह रहे थे ये पेड़ टेढ़ा हो गया, ये पेड़ काट दिया जाए। अगर ये पेड़ काट दिया होता तो आज हमारा घर, हमारा ये कृष्णा नगर आपदा है, तो इसके मतलब ये नहीं कि सभी पेड़ों के लिए आप ऐसा नुकसान कर रहा है, तो वहां तो कदम उठाना चाहिए था। लेकिन ये सब नहीं हुआ, क्योंकि सरकार उसके प्रति गंभीर नहीं थी। आज हिमाचल प्रदेश में लगभग 400 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हैं। 50-60 किलोमीटर की सड़क पर एक जेसीबी लगी है काम करने के लिए। अगर इस तरह से रफ्तार रही तो 6 महीने के अंदर वो सड़क खुलेगी। आज हमारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो मनाली का अभी तक आवाजाही के लिए रिस्टोर नहीं हो पाया है। कम से कम अब काम तो युद्ध स्तर पर शुरू करें। अब उसमें सूची बनाई जा रही है कि कांग्रेस के ठेकेदार कौन है, उनकी मशीन लगाई जाएगी। कांग्रेस का ठेकेदार कौन है, उसको ठेका दिया जाएगा। इन तमाम सारी बातों को अगर ध्यान में रखें, हम यही कहना चाहेंगे कि आपदा सबके लिए है, सब संकट में हैं, सबके बारे में एक जैसा नजरिया रखा जाए। और हिमाचल प्रदेश में जो सड़कें अवरुद्ध पड़ी हैं, जिसके कारण हमारा सेब का सीजन जो है वो तबाह हो गया, जिसके कारण हमारा
दूर दराज का इलाका कनेक्टिविटी के बिना बहुत परेशानी में, और हिमाचल के इतिहास में ये पहली बार देखा जब राशन खत्म हो गया घरों में। कम से कम ऐसी स्थिति कभी नहीं आती थी। मैं अपने ही क्षेत्र में बता रहा हूं, मैं जब रास्ते 2 महीने से बंद पड़े हैं आने जाने के, डिपो में राशन नहीं आ पा रहा है, दुकानों में राशन था वो खत्म हो गया, घर में इन दिनों में स्टोरेज रखते नहीं ज्यादा, और इस कारण से राशन खत्म हो गया। लोगों को खाने के लिए राशन नहीं रह गया। उस सूरत में मैंने बात की, और बात करने के बाद हेलीकॉप्टर के माध्यम से राशन पहुंचाने की व्यवस्था को किया गया। तब जाकर के इस संकट की घड़ी में उन गांव के लोगों को, दूर दराज के लोगों को राहत मिल पाई है। ये स्थिति बहुत ही चिंता की है, जिसको मैं कह सकता हूं। और मैं आज के इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से ये मैं कहूंगा कि आपदा के नाम पर हमने पूरा सहयोग दिया है। आपदा के नाम पर हमने राजनीति नहीं की है। आपदा के नाम पर अगर राजनीति करने की अगर बात शुरू की है तो कांग्रेस पार्टी ने की है कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, और सारा ठीकरा केंद्र सरकार के सिर फोड़ने की। आज सैकड़ों सड़कें अवरुद्ध पड़ी हैं, उन सड़कों को खोलना चाहिए। आज हिमाचल प्रदेश का बहुत सारा इलाका ऐसा है जहां पर अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, वहां पर बिजली पहुंचाने की जरूरत है। आज हिमाचल प्रदेश का बहुत सारा इलाका ऐसा है जहां पर पानी पीने का नहीं, बरसात के मौसम में पीने का पानी का संकट हो गया है, क्योंकि सारी पाइपलाइंस डैमेज हो गई हैं, उनको रिस्टोर करना चाहिए। आज हिमाचल प्रदेश में बहुत सारा इलाका ऐसा है जहां अभी तक कनेक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ, यानी कि हमारा कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन वहां पर नहीं है, क्योंकि सारे जो है वो एयरटेल के, बीएसएनएल के, जियो के जितने भी जो टावर है वो डैमेज हुए हैं, जिसके कारण कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही। उसको रिस्टोर करने के लिए काम करना चाहिए। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जिस रफ्तार से काम चला हुआ है, ये बिल्कुल ऐसी स्थिति है कि अभी तक बिल्कुल बहुत धीमी गति से काम चल रहा है। और मुझे बहुत दुख हुआ इस बात को देखते हुए कि जो मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में एक मीडिया हाउस के एक कार्यक्रम में जा करके, आज से कोई 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं डेट, उसमें इस बात का जिक्र किया, हमने इतने टूरिस्ट इतने एक दिन में नहीं, इतने घंटे में निकाल दिए, हमने हिमाचल प्रदेश में पानी की सारी स्कीमों को रिस्टोर कर दिया, हमने बिजली को रिस्टोर कर दिया, सब जगह हमने सड़कों को रिस्टोर कर दिया। मुख्यमंत्री जी जाकर के देखें हिमाचल प्रदेश में, और नहीं तो मेरे ही क्षेत्र में देखें। मेरे क्षेत्र की अभी तक भी 70% रोड्स ब्लॉक्ड हैं, बंद पड़ी हैं। पानी की स्कीमें 70% डैमेज्ड हैं। बाकी तो बात छोड़िए, बिजली के अभी तक बहुत सारी पंचायतों में अभी तक 15 दिनों से बिजली उपलब्ध नहीं है। ये भी स्थिति है। मेरे क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्र की भी बात करूं, सभी जगह ये स्थिति है। तो मेरा कहने का मतलब, असत्य नहीं बोलना चाहिए। अब वाहवाही किसी काम को लेकर के लेते हैं, अच्छा काम है, अच्छा काम हुआ है तो वाहवाही लीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई आपत्ति हमको नहीं। लेकिन झूठ बोल करके हिमाचल की जनता बहुत इस त्रासदी के दौर में, बहुत परेशानी के दौर में से गुजर रही है। और वैसे भी व्यवस्था परिवर्तन का 9 महीने का ये कार्यकाल बहुत निराशाजनक रहा है। वैसे ही निराशा के दौर में, परेशानी के दौर में प्रदेश की जनता गुजर रही थी, लेकिन इस त्रासदी के कारण उसमें और ज़्यादा इजाफा हुआ है। बहुत संकट में हिमाचल प्रदेश के लोग हैं। और मेरा मुख्यमंत्री से इस बात के लिए, और कांग्रेस पार्टी की सरकार के जो कर्णधार बनते हैं अपने आप को, जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उनसे यही कहूँगा, मेहरबानी करके बोलिए कम, अब काम ज़्यादा करिए। हिमाचल प्रदेश में लोग संकट में हैं। किसी के घर में बिजली नहीं है, किसी घर में पानी नहीं है, किसी के पेड़ का सेब जो है वो बर्बाद हो करके उसको नाले में फेंकने के लिए विवश होना पड़ रहा है। किसी के टमाटर जो है वो बर्बाद हो करके नाले में फेंकने पड़ रहे हैं। उन सारे विषयों पर चिंता करें, यही मुझे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।
ये ठाकुर साहब, आपने आपदा को लेके आप बोलते हैं भी नुकसान इतना हुआ, हर चीज़ आप मान रहे हैं, पर राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कहना है, ये एक ही गीत गा करके जो विपक्ष सारा ठीकरा केंद्र सरकार के सिर पर फोड़ने की कोशिश कर रही है, वो किसी तरह से भी उचित नहीं है। केंद्र सरकार मदद कर रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन में उनने मदद की है, उनने रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ में आपदा के दौरान मदद की है। 364 करोड़ रुपए पहले 2 किस्तों में दिया, 190 करोड़ रुपए फिर दिया, उसके बाद 200 करोड़ रुपए और दिया। सीआरएफ के अंतर्गत 400 करोड़ रुपए का और ऐलान हुआ। उसके अंदर नेशनल हाईवे 4 लेन्स के साथ 4 लेन ये नेशनल हाईवेज के नज़दीक के जितने भी पुल जो डैमेज हुए 1 किलोमीटर के रेडियस में, उनकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार ने ली। और उसके बाद 2700 करोड़ रुपीस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत वो सारे प्रोजेक्ट लगभग कवर्ड हैं जो इस आपदा के कारण डैमेज हुए हैं, उनके लिए दिया। तो केंद्र सरकार लगातार मदद दी है। आखिरकार प्रदेश सरकार की अपनी जिम्मेवारी क्या है? और 6000 रूरल हाउसेस जो है वो भी केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृत करने की बात हुई है। सर, सीपीएम ने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश सरकार से ऑल पार्टी मीटिंग कॉल करने की बात की थी, जिसमें एक कंसेंसस बने, केंद्र सरकार को एक रिप्रेजेंटेशन जाए सभी पार्टियों का। डू यू सपोर्ट इट? और दूसरा सर, जैसा आपने कहा, प्रदेश में कई लोगों के घर बह गए हैं, जमीनें चली गई हैं। प्रदेश सरकार कह रही है कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां एफसीए और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट इम्प्लीमेंटेड है, उसमें कुछ कानून में संशोधन की जरूरत पड़ेगी। क्या उसमें भी विधानसभा के माध्यम से ऑपोजिशन प्रदेश सरकार का सपोर्ट करेगी? जो पहला पार्ट आपका है, जो खासतौर से जो कंसेंसस बनाने की बात कही है, मैं समझता हूँ उसमें बहुत देर कर दी है। सीपीएम वालों को तो सलाह देनी होती है, उनका बाकी तो कुछ नहीं होता है, इसके सिवाय कोई होता नहीं उनका। और जहाँ तक प्रदेश सरकार को हमने कहा था, हमने ही सुझाव दिया था, आओ बैठो चर्चा करो, लेकिन मुनासिब नहीं समझा। लेकिन अब ये दौर बहुत देर हो गया है। अब उन्होंने कहा हम सक्षम हैं, हम कर रहे हैं, सक्षम हैं तो करिए, और सक्षम हैं तो बार बार केंद्र सरकार के विरोध में आप बात ना कहें। सक्षम हैं तो अपने बलबूते पर हिमाचल प्रदेश को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने के लिए काम करना चाहिए, मेरा कहना है। और दूसरी बात जो आपने कही, क्या बोला आपने, वो फॉरेस्ट राइट एक्ट की, ये सारी चीज को लेकर के जब वो दौर आएगा, ये विधानसभा का 17-18 तारीख से यहाँ पर आयोजित हो रहा है, उस सत्र के दौरान इस प्रकार की बातें आएंगी तो विचार अपने साथियों से चर्चा करने के बाद निर्णय करेंगे। उमेश जी, क्या उसमें विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग की गई, क्योंकि राष्ट्रीय आपदा नहीं, मैंने ये कही कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र ने बहुत मदद की इस संकट की घड़ी में, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है और ऐसे में हमें और मदद की जरूरत है, और जितनी मदद केंद्र की सामर्थ्य में है वो मदद हिमाचल प्रदेश को प्रदान की जाए। सरकार एक नए मिशन की तरफ आगे बढ़ रही है, वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ रही है। इसमें जल्दी कुछ होने वाला भी है, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, कह रही है कि ब्रिटिश के टाइम में देश को तोड़ने की कोशिश कर रही थी भाजपा, और आज भी भाजपा का वही माइंडसेट है। हाउ डू यू टेक दिस? देखिए, मैं समझता हूँ इस पर ज़्यादा कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। अभी तो सेशन समन किया है, सेशन बुलाया गया है, विशेष सत्र बुलाया गया है, उसमें क्या होगा वो केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है, राष्ट्रीय नेतृत्व का अधिकार क्षेत्र है। लेकिन जहां वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, ये इस कॉन्सेप्ट में प्रधानमंत्री जी का आग्रह बहुत पहले से है, वो स्पष्ट है। बार बार चुनाव नुकसान पहुंचाता है, समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, और इसलिए एक साथ अगर चुनाव हों तो हम 5 साल तक प्रदेश भी केंद्र भी जो है वो एक स्टेबल माहौल में, एक अच्छे माहौल में काम कर सकता है, और चुनाव से दूर होकर के फोकस करके काम कर सकता है। मुझे लगता है कि ये बहुत सराहनीय कदम है प्रधानमंत्री जी ने जो पहले कहा है। मुझे मालूम नहीं अभी सारी चीज़ को लेकर के सेशन के दौरान इस संदर्भ में कोई बात होगी या नहीं। एक सवाल मैं आपका जब सरकार थी तो आपका जीरो टॉलरेंस, तो अभी आपके विधायक के ऊपर एलिगेशन लेने की एक भ्रष्टाचार को लेकर लेटर निकला था और उन्होंने उसको वायरल किया।
तो ये लेटर क्या सभी भाजपा के विधायकों को आया था? अगर ऐसा नहीं है तो आपने क्या अपने विधायक से सवाल पूछा, जवाब मांगा है? देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो आप बात कह रहे हैं, पहली बात तो ये कि विधायक को पत्र मिला, बाकायदा उसमें स्टैंप लगी है, एड्रेस लिखा है, और ऐसा पत्र जब किसी को प्राप्त होता है तो उस पत्र को खोलेंगे तो सही, वो पढ़ेंगे तो सही। अगर वो पत्र जो है किसी के माध्यम से वायरल हुआ, जो बोला गया एक पुलिस के अधिकारी के द्वारा भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, और मैं इस बात का खंडन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कई लोग हो सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक कई लोग हो सकते हैं, लेकिन ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना किसी अधिकारी के लिए, किसी नेता के लिए उचित नहीं है, जब तक के लिए इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है। और दूसरी बात, जब पत्र लिख करके किसी ने भेजा है, वो पुलिस के इसमें दिया गया है और रिकॉर्ड में दे दिया गया है, अब उस पर इन्वेस्टिगेशन करें। हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं, क्योंकि उस लेटर में बताया गया है कि उसमें पता भी लिखा गया था, शायद मेकल में जो फर्जी पता था उसमें जेन्युइन नहीं था, वो ऐसा बताया गया है, मुझे मालूम नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। ऐसे पत्र पिछली सरकार के दौरान एक नहीं अनेकों आते थे, अधिकारियों के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ, लेकिन कांग्रेस के लोग पत्रकार वार्ता करते थे और मांग करते थे जांच की। आज भी मैं यही बात कह रहा हूं, पत्र किसने वायरल किया एक विषय है, लेकिन पत्र में जो कंटेंट है क्या वो जांच का विषय नहीं है? जब वो खुद ही कहते थे हमको कि ये जांच के विषय होने चाहिए, तो जांच करें। इंटरनल इंफॉर्मेशन लेने का जो है वो उनको मैकेनिज्म गवर्नमेंट के पास होता, उसके उपयोग करें, और उसके अंतर्गत जो है वो पहले फैक्ट्स क्या हैं उसमें उसकी जांच करें। एक बार शांडिल जी को पूछ रहा था। एक क्वेश्चन है सर, ये शांता जी की राय दी है कि आपदा के समय राजनीति नहीं करनी है, विपक्ष भी सहयोग करे सरकार का, इस राय को आप कैसे लेते हैं? ये कांग्रेस के लोगों को दी है, दूसरा भी कर लेता हूं, मौका नहीं लगेगा, क्योंकि राजनीति उन्होंने शुरू की, हमने नहीं की शुरू। शांता जी हमारे सामान्य नेता हैं, उनके प्रति हम आदर करते हैं, भावनाओं में उन्होंने बात जो कही है वो अच्छी है, उसका भी मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि आपदा के समय राजनीति की अगर शुरुआत की है तो कांग्रेस ने की है, हमने नहीं की है। अच्छा, दूसरा सर, एक जैसे 200 करोड़ 400 करोड़ 800 करोड़, क्या ये आप सफिशिएंट मानते हैं जो केंद्र से मदद आ रही है? नहीं, देखो, मैंने आपको कहा कि हमने गृह मंत्री जी को फिर पत्र के माध्यम से निवेदन किया है कि और मदद केंद्र जितनी कर सकता है वो मदद करें। ये मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक केंद्र सरकार से जो मदद मिली, ये आज तक के हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा अमाउंट की शेप में बहुत सबसे बड़ी मदद है। इतनी मदद आज से पहले कभी नहीं मिली है। सर, विधानसभा का सत्र लगने वाला है और क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे? ये तो सत्र के दौरान होंगे, लेकिन स्वाभाविक रूप से इस बारिश, आपदा, ये सारे विषय बहुत गंभीरता से चर्चा होंगे, और उसमें लोगों को राहत कैसे दी जा सकती है, मदद की जा सकती है, उस पर भी हम सुझाव देंगे। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस जो है राहत का पैसा कांग्रेस पार्टी का पैसा मान करके इस तरह से बांट रही है, कांग्रेस के नेताओं को बांट रही है, उनके समर्थकों में बांट रही है, और उसके साथ साथ में उनके पार्टी के नेता उसको बांट रहे हैं, तो वो उस पर जरूर प्रश्न खड़ा होता है और उस पर जरूर बात होगी। सुप्रीम सरकार कर्ज ले रही है, और सर उसके बारे में ने हमें कहा था कि कर्ज लेते हैं हम, तो मैंने कहा कि हमने तो शुरू के 2 साल में लगभग 5,000 करोड़ लिया था। यहाँ पर जो है 8 महीने में 8,000 करोड़ से ज्यादा हुआ। अब मुझे जानकारी मिली कि 1,000 करोड़ रुपए और लेने की तैयारी चल रही है। और सर आपने कहा कि मंत्री और मुख्यमंत्री में समन्वय या तालमेल की कमी है। सवाल तो भाजपा पर भी उठ रहे हैं कि जयराम ठाकुर और बिंदल में आपसी समन्वय नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है। हमारा बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। बिंदल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अध्यक्ष के नाते, और जयराम ठाकुर विपक्ष के नेता बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप नहीं तारीफ करेंगे, मैं खुद ही कर देता हूँ। आप जानते हैं कि हिमाचल की आर्थिकी किस तरह की है, और आप लगातार बात कर रहे हैं कि मदद पहुंचाई जानी चाहिए, घर बनाए जाने थे, सड़कें खोली जानी चाहिए।
क्या आप ये समझते हैं कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति इस बात की इजाजत देती है कि अकेले हिमाचल ये कर सकता है? केंद्र से और मदद की जरूरत है? हमने कब कहा कि भी केंद्र से मदद मत मांगिए? केंद्र से मदद मांगिए, लेकिन उसके बावजूद कुछ जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की भी है। अपनी जिम्मेवारी निभाएं, और नाकामी अगर जब हो रही है प्रदेश सरकार की, उसका ठीकरा फोड़ने का काम वो केंद्र सरकार के सिर पर जिस प्रकार से करने की कोशिश करे, उसको मेहरबानी करके बंद करें। सर, भाजपा को सत्ता से 2024 में बाहर करने के लिए इंडिया नाम से गठबंधन बना है, आपको कितना मजबूत लगता है, कितना पॉलिटिकल? देखिए, मुझे लगता है कि कल ममता वहां से उठ करके चले गई है, और आने वाले समय में बहुत ऐसा दौर आएगा जब बहुत सारे नेता चले जाएंगे। मुझे इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। नरेंद्र मोदी जी 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, और इस प्रकार से जहां देश आज चंद्रयान 3 की एक बहुत बड़ी सफलता हासिल करने के बाद पूरे विश्व में एक बहुत सम्मान की दृष्टि से भारत को देखा जा रहा है, तो ऐसे दौर आने वाले समय में भारत को गौरवान्वित करने के लिए और भी देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।